हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने चैनल नेबेड नॉब में स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैंने अरेंज किया है और ये क्लासेस और ये सिलेबस जो मैं कवर कर रहा हूं ये स्पेशली सीबीएसई, पंजाब बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी हो तो आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। बात करेंगे पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? पंजाबी में क्या कहते हैं इसको? समांतर रेखावां, या हिंदी में समानांतर रेखाएं। कोइंसिडेंट ये होती हैं संपाती रेखाएं, और इंटरसेक्टिंग ये होती हैं कटदियां रेखावां जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटती हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पैरेलल लाइंस कैसे होंगी? जैसे एक लाइन मैंने ये बनाई और दूसरी लाइन इस तरह बनाई, ये एक दूसरे से कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं एक दूसरे को, बराबर दूरी पर चलती रहेंगी। जैसे रेलगाड़ी जब चलती है तो उसकी जो पटरियां होती हैं वो पैरेलल चलती हैं, वो एक एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का। अब कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? कोइंसिडेंट यानी संपाती रेखाएं। कोइंसिडेंट होती हैं कि मैंने एक लाइन बनाई, जब मैं दूसरी लाइन बनाने लगा तो इसी के ऊपर दूसरी लाइन बनी, तो ये होती है एक के ऊपर दूसरी लाइन, सारी लाइन एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो वो क्या हैं? एक दूसरे के संपाती रेखाएं। अच्छा, उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइनें। इंटरसेक्ट करना मतलब एक दूसरे को काटना, तो वो कैसे बन सकती है? एक लाइन मैंने ऐसे बनाई और दूसरी ये, तो ये इनका जो काट बिंदु है वो यहाँ पे होगा, काट बिंदु। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका ये है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है काट बिंदु। तो काट बिंदु को हिंदी में भी काट बिंदु ही बोलते हैं, पंजाबी में भी काट बिंदु बोलते हैं। तो ये है हमारी पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग लाइनें। तुम सब जानते हो, अगर हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इन तीनों में से ही कोई एक केस हो सकता है। अब हम ये भी जानते हैं, तुमने पिछले जो क्लास अटेंड की है तुम जानते हो कि अगर हम एक ऐसी इक्वेशन बना देते हैं तो ये ग्राफ के ऊपर जब ड्रॉ करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो अगर दो ऐसी इक्वेशनें हमें दी हुई हैं और हमने ग्राफ में बनाया तो हमें इन तीनों में से कोई एक केस प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ग्राफ बनाना एक थोड़ा सा लंबा मेथड है। क्या हम सिर्फ ऐसी इक्वेशनों को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइनें पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी? तो ये सीखने के लिए आज हम कोशिश करेंगे कि क्या बगैर ग्राफ बनाए सिर्फ इक्वेशनों को देखकर ही हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइनें पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी? तो इसके लिए हम कुछ बातें सीखते हैं, वो ये कि ये क्या है, ये जो 2 लिखा है मैंने, ये क्या है? इसको कहते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। ये 3 क्या है? 3 को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ y, और ये 6 क्या है? ये है कांस्टेंट। एक बार फिर देख लो, चाहे तुम पंजाबी मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, लेकिन ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए इंग्लिश में भी। x के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है उसे कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। y के साथ मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट ऑफ y बोलते हैं, और जिसके साथ x y कुछ नहीं होता है उसको कांस्टेंट नंबर कहा जाता है। तो ये 2, 3, 6 तो खास नंबर हो गए ना। अगर मैं एक जनरल इक्वेशन लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ax
प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ ए बी सी में कोई भी वैल्यूज मैं पुट कर सकता हूँ। तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और सी क्या है, कांस्टेंट। ये बात याद रखो, एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी और कांस्टेंट सी। तो ये तो एक इक्वेशन थी ना, तो इसलिए ए एक्स बी वाई सी हो गया। लेकिन अगर मैं दोबारा ऐसी कोई और इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो तुम देख रहे हो ये मैंने दोबारा लिख दिया। तो इसको मैं इससे अलग कैसे करूं? ये दोनों ही जनरल इक्वेशन है, लेकिन दोनों को मैं अलग अलग इक्वेशनों के तौर पे अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ A1 B1 C1, यहाँ A2 B2 C2। मैंने क्या बना दिया, ये ए बी सी के पैर में मैंने 1 लगा दिया और 2 लगा दिया। ये लिखते ही तुम्हें पता लगने लग गया कि ये अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन है। समझ गए होगे तुम कि ये दोनों अब अलग अलग इक्वेशनें हैं, जिसमें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ A1 यहाँ A2, कोफिशिएंट ऑफ वाई है यहाँ B1 यहाँ B2, और कांस्टेंट टर्म है यहाँ C1 यहाँ C2। तो हमारा मकसद तो ये है कि हम इक्वेशनों से ये जान लें कि लाइनें पैरेलल आएंगी, कोइंसिडेंट आएंगी या इंटरसेक्टिंग आएंगी, यानी कि समांतर आएंगी, संपाती आएंगी कि कटदियाँ हुईयाँ रेखावां आणगियाँ। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, या फिर पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, फॉर्मूला डिस्कस करने से कम तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि आगे मैं क्या कराने वाला हूँ। तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ पैरेलल लाइंस की, तो यहाँ 2 लाइनें तो 2 इक्वेशनें होंगी, यहाँ पे 2 लाइनें, एक मैंने इस एरो से और एक इस एरो से दर्शाया है, तो यहाँ भी 2 इक्वेशनें होंगी, यहाँ 2 लाइनें तो 2 इक्वेशनें होंगी। क्योंकि ये इक्वेशन हो चाहे ग्राफ पे लगी हुई लाइन हो, बात एक ही समझना तुम, क्योंकि हम इक्वेशन से ग्राफ बना सकते हैं लाइन का, और लाइन के ग्राफ को देखकर हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल तुम्हें इक्वेशन से ग्राफ बनाना ही सिखाया जा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, 2 जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं बिल्कुल इसी तरह, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, और दूसरा A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। ये एक जनरल इक्वेशन है, एक दूसरी जनरल इक्वेशन है। तो पैरेलल लाइनें कब होंगी, समानांतर या समांतर लाइनें कब होंगी, जब A1 अपॉन A2, जब तुम इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे, इस नंबर को इससे, मतलब x का कोफिशिएंट बटे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट बटे कांस्टेंट, ऐसे लिया तुमने। तो ये दोनों तो बराबर आ गए, ये दोनों अनुपात रेशो बराबर आ गए, लेकिन ये रेशो बराबर नहीं आया। ये इसकी पहचान है, सिर्फ नंबरों को देख के देखो कितना छोटा तरीका है, सिर्फ नंबरों का अनुपात पता करो और उसी से तुम्हें पता लग जाएगा कि ये 2 पैरेलल लाइंस हैं। तुम्हें ग्राफ बनाने की देखो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये तुम्हें लग रहा होगा कि ठीक है बात, कि हमें सिर्फ नंबर्स देखकर इक्वेशनों के ये पता लग जाए बगैर ग्राफ बनाए कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, या कोइंसिडेंट लाइन है, संपाती हैं, कटदियाँ हैं, या फिर समानांतर रेखाएं हैं। ये हमें इसी से पता लग सकता है। तो इसी केस को हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। ये याद रखो बेटा, पैरेलल लाइनें जो होती हैं उसी केस को हम कहते हैं कि इन 2 रेखाओं का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। हिंदी में भी कोई हल नहीं, कि कोई हल नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसी को हम कहते हैं। और इसको एक और तरीके से भी कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम, या फिर और क्या पंजाबी में क्या बोलते हैं, असंगत प्रणाली। ये याद रखो, पैरेलल लाइनें
नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम, समानांतर रेखाएं, कोई हल नहीं और असंगत प्रणाली, इन्हीं को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, एक बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन काट बिंदु मैंने बनाया ना, दो लाइनों का सोल्यूशन ये बिंदु होता है। तो पैरेलल लाइनें तुम देख रहे हो कि एक दूसरे को काटती ही नहीं है। जब काटती ही नहीं तो कोई काट बिंदु भी नहीं बनेगा, यानी कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं। ये कहीं भी एक दूसरे को हाथ ही नहीं मिलाएंगी, दोनों लाइनें कहीं एक दूसरे से मिलेंगी ही नहीं। बस ये अपनी जगह चलती रहेगी तनी तनी, और ये अपनी ईगो में, अपने घमंड में बराबर बराबर ये चलती रहेंगी, लेकिन आपस में मिलेंगी कहीं नहीं। तो यानी कि दोनों लड़ती ही रहेंगी, आपस में कभी भी मसला हल करेंगी ही नहीं। जब मसला हल ही नहीं होगा तो इसका मतलब कोई हल नहीं। और जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मिली नहीं तो ये असंगत हो गई, कोई संगति बनी ही नहीं। संगति किसको कहते हैं? मिल के रहने को संगति बोलते हैं। तो संगत बनी नहीं तो असंगत प्रणाली, और इंग्लिश में इसी चीज़ को हम कह देते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, मतलब यहाँ कोई हल नहीं हो सकता। ये दोनों आपस में कभी भी बात नहीं करेंगे, बराबर बराबर बस चलते ही रहेंगे, इसको कहते हैं ये। तो ये तो हो गया पहला सिस्टम कि पैरेलल लाइनें कैसे ढूंढनी है इक्वेशनों से, उनको और क्या क्या कहा जा सकता है। मैंने ये एक बातें क्यों बताई, क्योंकि क्वेश्चन में पैरेलल लाइनों का समानांतर रेखाएं हैं या नहीं ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, असंगत है या संगत है यानी कंसिस्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये भी पता लगाओ इक्वेशनों से इसी विधि द्वारा कि कोई सोल्यूशन है कि नहीं है। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात क्या थी हमारी? कोइंसिडेंट लाइनें। ये कि कोइंसिडेंट लाइनों की क्या कंडीशन होगी। हम लाइनें यही रखेंगे, हम इन्हीं लाइनों को ले रहे हैं। लाइनों की इक्वेशन अगर यही है तो देखो, अगर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस आ गई यानी संपाती लाइनें आ गई। संपाती लाइनें कैसी होती हैं? जो एक दूसरे के ऊपर ही होती हैं, पहली लाइन और दूसरी लाइन दोनों एक ही जगह पर। अगर ऐसा हो जाए, वो कब होता है? जब दो इक्वेशनों में ये जो अनुपात हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये तीनों ही बराबर ही हों, ये तीनों अनुपात बराबर हों, तो इसमें अब कोइंसिडेंट बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं संपाती रेखावां या संपाती रेखाएं हिंदी में। और नो सोल्यूशन यहाँ होता है तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसका मतलब क्या है? पंजाबी में क्या है? इनफाइनाइटली मैनी का मतलब है कि अनगिनत हल। अनगिनत हल यानी कि हर पॉइंट ही हल है इसका। और इसको संगत असंगत में क्या कहेंगे? ये संगत असंगत से अलग है, इसे कहते हैं हम एक दूसरे पे निर्भर रेखावां। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिपेंडेंट सिस्टम या डिपेंडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और निर्भर रेखाएं, इनका सिर्फ इसका पता कैसे चलता है? ये जो ये वाली रेशो और ये तीनों अनुपात बराबर आ जाते हैं। ये तीनों अनुपात आ जाते हैं बराबर। तो ये भी समझ में आ गया। हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम तीसरा केस देखते हैं। देखो तीसरा केस क्या था? इंटरसेक्टिंग, के एक दूसरे को काटने वाली रेखाएं अगर होंगी तो कैसे पता चलेगा। अगला पेज ले लेते हैं। तो हमारे पास लाइनें तो वही हैं, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1, A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। तो इंटरसेक्टिंग का क्या मतलब है? इंटरसेक्टिंग को हम क्या कहेंगे? कट दियां रेखावां, कट दियां रेखावां।
ये है इंटरसेक्टिंग का मतलब, जो एक दूसरे को काटती हैं। तो उसमें ये अनुपात क्या होंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2। इसमें क्या होगा कि ये दो अनुपात ही बराबर नहीं आएंगे, और इसको तो फिर देखने की ही ज़रूरत नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये दोनों अनुपात ही बराबर नहीं आते। तो इसको क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशंस के मामले में यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब विलक्षण हल, सिर्फ एक हल, विलक्षण हल। और इसको कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि कंसिस्टेंट सिस्टम का क्या मतलब हुआ, संगत प्रणाली। तो तुम्हें समझ में आ गया। देखो एक बार फिर लिख देता हूं मैं कि अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आए तो ये है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग को पंजाबी में क्या कहते हैं, कटदियां रेखावां। और कंसिस्टेंट सिस्टम यानी संगत प्रणाली, और यूनिक सॉल्यूशन, ये याद रखो। फिर मान लो ये दोनों तो बराबर आ गए, मगर ये तीसरा अनुपात बराबर नहीं आया, तो क्या होगा, तो होंगे पैरेलल लाइनें, यानी समानांतर रेखाएं, यानी कि निर्भर रेखावां, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि अनंत हल। और अगर ये तीनों ही बराबर आ गए, सॉरी, मैं पैरेलल रेखाओं में अनंत हल कह गया, इसमें आता है कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। सॉरी बच्चों, मैं गलती कर गया, ये होता है नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं। ये क्या होंगी, ये कोइंसिडेंट लाइनें होंगी। कोइंसिडेंट मतलब संपाती रेखाएं, एक दूसरे के ऊपर। ये इंटरसेक्टिंग कैसी बनेगी, ऐसी लाइनें बनेंगी जिसमें एक पॉइंट आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये कैसी बनेगी, ये ऐसे बनेगी पैरेलल लाइनें। और ये कैसी बनेगी, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन जाएगी, यानी संपाती रेखाएं, यानी अनंत हल। तो ये तुम्हें पता लग गया है। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और मैं तुम्हारी NCERT की जो बुक है, जो कि तुमने मुझे लगता है कि डाउनलोड कर ली होगी। देखो पंजाबी और हिंदी मीडियम वाले भी डाउनलोड को तो डाउनलोड ही बोलते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश सीखने की बच्चों कोशिश करो, ये तुम्हारे आगे काम आएगा। चाहे तुम आगे मैथ किसी भी भाषा में पढ़ना, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज तो इंग्लिश है, तो इसलिए कोशिश करो। लेकिन मैं तुम्हारा पूरा साथ दे रहा हूँ, इस तरह पंजाबी की टर्म्स भी साथ साथ में बताता जा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि तुमने NCERT ऐप से 10th क्लास की मैथ की बुक डाउनलोड कर ली होगी। तो उस बुक में मैं 3rd चैप्टर शुरू करवाया हुआ है, तुम देख सकते हो। तो इस 3rd चैप्टर का जो पहली एक्सरसाइज थी वो मैंने तुम्हें करवा दी थी। दोबारा फिर वैसे क्वेश्चंस पे हम आएंगे थोड़ा सा। अभी मैं तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आज मैं करवाऊंगा, जो कि ये जो तुम्हारे को मैंने फॉर्मूले कराए हैं इनके, इस पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में यही कुछ पूछा हुआ है। ध्यान से तुम पढ़ना कि सॉल्यूशन कितने हैं, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, या कंसिस्टेंट सिस्टम है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, यही सब कुछ पूछा हुआ है। और इन दोनों क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्वेशंस दे रखी हैं 2-2 लाइनों की। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक क्वेश्चन अलग से करता हूँ एक्सरसाइज का। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ये नहीं, मैं वैसे ही एक क्वेश्चन बना के तुम्हें करवाता हूँ आज एग्जाम्पल के तौर पे। मान लो हमारे पास 2 इक्वेशन है, 2x + 3y = 7, 4x + 7y = 8। और हमने पता लगाना है कि जो 2 इक्वेशनें आ गई, इन 2 इक्वेशनों से जो लाइनें बनेंगी वो क्या पैरेलल होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, या कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक बिंदु पे काटने वाली होंगी, समानांतर होंगी,
या संपाती रेखाएं होंगी, ये पता लगाना है। हम ये भी बताएंगे कि कितने हल हैं, कोई हल है कि नहीं हल है, और हम ये भी पता लगाएंगे कि ये जो सिस्टम है, ये प्रणाली, ये क्या पंजाबी में क्या कहते हैं, संगत है या असंगत है। ये सब कुछ हम, ये अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें तीनों चीज़ें कराऊंगा। और बच्चों, तुम भी जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन A1/A2 B1/B2 के हिसाब से देखोगे, उसमें तुमने ये तीनों ही चीज़ें बतानी हैं। अपनी प्रैक्टिस कर लो, एक सिस्टम बना लो कि तुमने ऐसे ही बताना है, तो चाहे जो मर्जी पूछा जाए तुम सब कुछ ही बताओगे और पेपर में नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखो, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। अब तुम देख रहे हो, ये A1 है, ये A2 है, ये ये A1 B1 C1, ये A2 B2 और C2। तो हम यहाँ पे कहते हैं देयरफॉर A1 2 के बराबर, B1 3 के बराबर, C1 7 के बराबर। देखो, A1 B1 C1 यही लिख दिया मैंने। फिर A2 4 के बराबर, B2 7 के बराबर, C2 8 के बराबर, ये भी हमने लिख दिया। अब हम A1/A2 निकालते हैं, कितना है 2/4, ये कैंसिल हो गया, 1/2 आ गया, कॉमा B1/B2 निकालते हैं, ये 3/7 आ गया, और C1/C2 निकालते हैं, ये 7/8 आ गया। ये आ गया हमारे पास। देखो, याद रखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.2 NCERT की बुक की जो एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन तुमने कैसे करने हैं वो बता रहा हूँ मैं। तो A1/A2 1/2 है और B1/B2 3/7 है, ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो मैं तुम्हें यहाँ बता चुका हूँ कि अगर ये दोनों ही बराबर नहीं आते तो हमें फिर ये देखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा implies that A1/A2 is not equal to B1/B2। A1/A2 1/2 है और B1/B2 3/7 है, ये दोनों बराबर नहीं है। 1/2 3/7 दे बराबर नहीं हन, ये बराबर नहीं आए। तो ये कंडीशन किस चीज़ की है, देखो यहाँ हमने की थी, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस की है, बराबर नहीं है, यूनिक सोल्यूशन है और कंसिस्टेंट सिस्टम है। तो ये हम तीनों चीज़ें बता देंगे। हम कैसे बताएंगे, देयरफॉर 1 and 2 आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। पंजाबी में क्या लिखेंगे, यहां अलग से लिख देता हूं, एक अते दो कटदियां रेखावां हन, ये लिख देंगे इसकी जगह। और साथ में और क्या है, देखो इंटरसेक्टिंग तो है ही, अगर इंटरसेक्टिंग पूछा जाए तो बता दिया। मान लो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए कि विलक्षण हल है कि नहीं है, वो भी हम लिख देते हैं, विच इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन, या ब्रैकेट में मैं पंजाबी में जो तुम लिखोगे वो लिख देता हूं, विलक्षण हल, और हिंदी में लिखना है तो विलक्षण हल। और एक और चीज है, कंसिस्टेंट सिस्टम, या फिर कंसिस्टेंट सिस्टम, अगर इंग्लिश में हो तो कंसिस्टेंट सिस्टम, पंजाबी में हो तो क्या लिखना है, संगत प्रणाली, ये लिख दो। तो ये तीनों ही चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं और तुमने ये तीनों चीज़ें हमेशा बतानी हैं, चाहे तीनों में से कोई एक चीज़ भी पूछी हो, तुमने तीनों बता देने। ये प्रैक्टिस करो इसकी, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, तीनों चीज़ें हर बार बतानी है। तो ये कर दिया। अब एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं इसके साथ का, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है। 10x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2 दी हुई है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, देयरफॉर A1 5 के बराबर,
B1 -1 के बराबर, देखो y के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, और अगर माइनस है तो -1, और C1 6, फिर A2 10 के बराबर, B2 -2 के बराबर, और C2 7 के बराबर। ठीक है भाई, ये पता लग गया हमको। अब हम A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 यानी 5/10, ये 5 और 10 2 से जाएगा तो 1/2 हो गया। फिर B1/B2 निकालते हैं, -1/-2, देखो वैल्यू पुट कर दी, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 1/2 हो गया। और फिर C1/C2 6/7। तो अब देखो ज़रा, A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, दोनों बराबर आ गए, और C1/C2 6/7 ये बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन कब होती है? हमने की है ना अभी ये कंडीशन, मैं तुम्हें दिखा देता हूं दोबारा से कि अगर ऐसा हो जाए तो देखो, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है कि ये दो तो बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो, A और B वाले अनुपात बराबर हो, C वाला अनुपात बराबर ना हो, तो पैरेलल लाइनें होती हैं, नो सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो हम ये तीनों चीजें बताएंगे। देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल, पंजाबी में क्या लिखेंगे? देयरफॉर रेखावां समांतर हन, या हिंदी में क्या लिखेंगे? देयरफॉर रेखाएं समानांतर हैं। और क्या चीज होती है कि सॉल्यूशन है कि नहीं है? तो यहां तो नो सॉल्यूशन है, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। तो पंजाबी में क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं। हिंदी में लिखेंगे कोई हल नहीं। और तीसरी बात क्या लिखेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम यानी असंगत प्रणाली। ठीक है भाई, ये तीनों चीजें हमने बता दी क्वेश्चन में। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, तुम्हारे एक बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हम एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं। मैं ले रहा हूं तुम्हारी बुक के क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। उसमें दो इक्वेशनें दी हैं, 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो, तुम कहोगे कि भाई इक्वल टू के इस तरफ ही तीनों टर्म्स आ गई, तो आने दो, कोई बात नहीं। कांस्टेंट टर्म चाहे इक्वल टू के इस तरफ लिखी हुई हो, चाहे इक्वल टू के दूसरी तरफ पहले ही लिख रखी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ए बी सी ऐसे रहेगा ही। तो हम नोट करेंगे, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12, A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू 24। तो अब हम अनुपात पता करते हैं। A1/A2 यानी A1/A2 कितना है? 9/18। देखो ये कैंसिल हो गया 2 से, 1/2। फिर B1/B2 यानी 3/6, ये भी 1/2। और फिर C1/C2 यानी 12/24, तो ये भी देखो 12 दूनी 24 होता है, ये भी 1/2। तो अब देखो तीनों ही बराबर आ गए। A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2, C1/C2 भी 1/2। तो तुमने लिखना है देयरफॉर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये तो भाई पैरेलल लाइनों की, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन है। देखो हमने किया था, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। देखो
ये अभी मैंने कराया था। संपाती रेखाएं ऐसी होती है ना, तीनों बराबर आ जाती हैं अनुपात। तो हम क्या क्या लिखेंगे इस हिसाब से? अब देखो, हम लिखेंगे सबसे पहले देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी कि रेखावां संपाती हन। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि अनंत हल। इनफाइनाइटली मैनी मतलब अनंत, जिनका कोई गिनती नहीं हो सकती। और तीसरा निरपर रेखावां, यानी कि डिपेंडेंट लाइंस। तो मैंने तुम्हें तीनों केसेस का एक एक क्वेश्चन करके बताया। अब तुम्हारे बुक की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सारे के सारे ऐसे ही होने हैं। इसकी प्रैक्टिस करो एक एक क्वेश्चन की। इसी तरह से सब में एक ही चीज़ करनी है, पूछा चाहे जो मर्जी हो ऐसे ही करना है। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 और अगले क्वेश्चंस मैं अगले अपनी क्लास में लूँगा। अब अगर तुमको ये मेरी क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सकें, और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें मेरी सारी क्लासेस का पता लग सके। थैंक यू।